स्पीति ट्रिप हो चुकी है खत्म और स्पीति ट्रिप का मुझे जो कुल खर्चा आया है वो है सिर्फ 10,000 रुपीज़ और पूरे 21 दिन तक। यानी कि हर एक जगह को मैंने बड़े आराम से और एक्सपीरियंस कर देखा है। और इस ट्रिप में मैं गया था दिल्ली से शिमला, शिमला से स्पीति वैली की ओर जाते हुए रास्ते में हर एक जगह को आराम से देखते देखते गया था स्पीति वैली की ओर। और वापस स्पीति वैली से रिटर्न दिल्ली आने तक ये पूरी मेरी कोर्स है, जिसमें मेरी ट्रांसपोर्टेशन की कोर्स आ गई, फूड की कोर्स आ गई और स्टे की कोर्स आ गई। और सारे खर्चे मिलाकर पूरी ट्रिप ने की है सिर्फ 10,000 रुपीज़ में। किस तरह से मैंने इतने कम खर्चों में पूरी ट्रिप की और अगर आप भी स्पीति वैली की ट्रिप करना चाहो तो किस तरह से कम पैसों में कर सकते हो, इन सभी चीज़ों के बारे में देखते हैं आज की इस वीडियो में। तो जी पहले बात करते हैं कि स्पीति वैली है क्या। दिल्ली में दो वर्ड है, एक है स्पीति और दूसरा है वैली। तो स्पीति हिमाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है और वैली का मतलब होता है पहाड़ या हिल के बीच जो जगह होती है। ज्यादातर वो जगह वी शेप की होती है, इसलिए उस जगह को बोलते हैं वैली। और स्पीति वैली को कोल्ड डेजर्ट भी बोला जाता है क्योंकि विंटर के टाइम पूरी ही वैली स्नो से ढक जाती है। और कई बार आपने लाहौल स्पीति वर्ड भी सुना होगा, तो लाहौल भी एक अलग से हिमाचल प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है। तो जी अब बात करते हैं कि स्पीति वैली के लिए मेरी ट्रैवल आइटनरी क्या थी। तो स्पीति वैली आप दो रास्तों से जा सकते हो। एक तो आप शिमला वाले रास्ते से जा सकते हो, यानी कि शिमला से आप गए रिकोंगपियो, रिकोंगपियो से गए आप नाको और टाबो होकर पहुंचे आप स्पीति वैली। तो स्पीति वैली से रिटर्न आप उसी रास्ते से आप आ गए शिमला। और दूसरा है मनाली वाला रास्ता, यानी कि दिल्ली या तो शिमला से आप सीधा पहुंचे मनाली और मनाली से आप गए स्पीति वैली। लेकिन मनाली वाले रास्ते में आपको एएमसी का खतरा बढ़ जाएगा। एएमसी यानी कि जब आप कम ऊंचाई वाली जगह से सीधा ही आप ज़्यादा ऊंचाई वाली जगह पर जाते हो तो आपकी बॉडी उस इन्वायरमेंट में एडजस्ट नहीं कर पाती, जिसके कारण आपको हॉस्पिटल भी जाना पड़ सकता है। और एएमसी के क्या सिम्टम्स होते हैं उसके बारे में मैंने अपने काजा वाले वीडियो में बताया है, तो जिसे मैं आई बटन में दे दूंगा, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं कि एएमसी के क्या सिम्टम्स है। शिमला वाले रूट का यही फायदा है कि उसमें आपको एएमसी का खतरा कम हो जाता है, क्योंकि शिमला वाले रूट में आप धीरे धीरे ऊंचाई पर जाते हो और धीरे धीरे ऊंचाई पर जाने का फायदा ये है कि आपकी बॉडी उस इन्वायरमेंट में एडजस्ट कर लेती है, जिसके एएमसी का खतरा बहुत ही कम हो जाता है। इसलिए ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि शिमला वाले रूट से स्पीति जाते हैं और मनाली वाले रोड से निकलते हैं, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स सर्किट पूरा करते हैं। यानी कि शिमला से गए रिकोंगपियो, रिकोंगपियो से गए टाबो और नाको होकर पहुंचे स्पीति वैली और स्पीति वैली से वो जाएंगे सीधा मनाली और मनाली से वापस रिटर्न हुआ जाएंगे या तो दिल्ली या तो शिमला। तो मुझे भी एक कम्प्लीट सर्किट ही पूरा करना था, लेकिन मैं काजा में था 21 मई को, तो उस वक्त वो रास्ता बंद था। ज्यादातर वो मई और जून में वो रास्ता खुल जाता है काजा से मनाली वाला, लेकिन उस वक्त वो रास्ता बंद था, मेरा बैड लक। तो इस वजह से मैं वो कम्प्लीट सर्किट पूरा नहीं कर पाया, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कभी भी मैं जाऊंगा उस कंप्लीट सर्किट को पूरा करने के लिए। तो जी अब बात करते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन में मेरे टोटल कितने पैसे खर्च हुए, यानी कि किस जगह पर मेरे कितने पैसे लगे ट्रांसपोर्टेशन में। तो इस ट्रिप पर मैंने ट्रेन से सफ़र किया है, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की HRTS बस से भी सफ़र किया है और कई जगह पर तो मैंने लिफ्ट भी मांगी है और कई पर तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मैंने चलकर ही पूरा सफ़र तय किया है। तो अगर आप भी स्पीति ट्रिप कम से कम पैसों में करना चाहते हो तो हिमाचल प्रदेश का पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इज द बेस्ट, क्योंकि वो चीप भी है और बहुत कंफर्टेबल भी है। तो अब मैं आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा देता हूँ कि मेरे किस जगह पर कितने पैसे खर्च हुए ट्रांसपोर्टेशन में। दिल्ली से स्पीति यानी कि वन वे, तो ट्रांसपोर्टेशन मेरे पैसे खर्च हुए हैं वो है 1581 रुपये और वापस रिटर्न यानी कि स्पीति वैली से दिल्ली आने में ट्रांसपोर्टेशन में जो मेरे पैसे खर्च हुए हैं वो है सिर्फ 1409 रुपये। तो टोटल मेरे ट्रांसपोर्टेशन में खर्च हुए 2991 रुपये। तो आप अगर हिमाचल प्रदेश की HRTS बस से सफ़र करते हो तो मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा कि जिस भी दिन आपको जाना है उसके अगले दिन एडवांस बुकिंग करवा लेना। और एडवांस बुकिंग आप ऑफलाइन भी करवा सकते हो और आप ऑनलाइन भी करवा सकते हो। और ऑनलाइन आप इनकी वेबसाइट भी है और इनकी एप्लीकेशन भी है, उन सभी जगह से आप इनकी एडवांस बुकिंग करवा लेना, क्योंकि एडवांस बुकिंग करने का फ़ायदा ये होगा कि अगले दिन आपको ईजिली बस में सीट मिल जाएंगी, क्योंकि बसों में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है।
तो जब बात करते हैं कि स्टे में टोटल मेरे कितने पैसे खर्च हुए, तो मैं पहले रुका था शिमला 6 दिनों के लिए। तो स्टार्टिंग के 2 दिन में रुका था एक धर्मशाला में, वहाँ पर मैंने डोरमेट्री ली थी। डोरमेट्री यानी कि एक रूम में बहुत सारे बेड होते हैं, उनमें से एक बेड आपका। तो वो एक बेड एक दिन के लिए मुझे पड़ा था सिर्फ 65 रुपीज़ में। तो वहाँ मैं 2 दिन रुका, लेकिन वहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ गर्म पानी की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। और वहाँ मैं मई में गया था, तो मई में भी वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है भाई। तो इस वजह से मैं पास की एक दूसरी धर्मशाला बुटलेकर धर्मशाला में स्विफ्ट हो गया था 4 दिनों के लिए। तो वहाँ पर मैंने रूम लिया था और एक रूम एक दिन के लिए मुझे पड़ा था सिर्फ 200 रुपये में। और उस धर्मशाला को मैं आपको सजेस्ट भी करूँगा, क्योंकि वो धर्मशाला ठीक ठाक थी, रूम भी अच्छे थे, गर्म पानी की फैसिलिटी भी थी और इसके अलावा आरओ भी अवेलेबल था। तो अगर आप कम पैसों में रुकना चाहते हो तो धर्मशाला में आपको रुक सकते हो शिमला में। और इसके अलावा अगर आप धर्मशाला में रुकना नहीं चाहते तो शिमला में आपको बहुत सारे होटल्स भी मिल जाएंगे। डिपेंड करता है आपको कि आपको कितना लग्जरियस होटल चाहिए। 1000, 2000 और 3000 की प्राइस रेंज में आपको बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे शिमला में। तो शिमला से बाद में मैं कहता है रिकोंगपियो, और रिकोंगपियो में रुका था 5 दिनों के लिए। तो वहाँ पर मैं रुका था अभिषेक होटल में, जो कि रिकोंगपियो बस स्टैंड के पास में है। तो वहाँ पर मुझे डोरमेट्री मिल गई थी और एक बेड एक दिन के लिए मुझे पड़ा था सिर्फ 100 रुपीज़ में। तो इस वजह से मैंने क्या किया कि रिकोंगपियो को अपना बेस बनाया और आसपास की जगह को एक्सप्लोर किया। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता था, सुबह जल्दी निकल जाता था कल्पा, पूरा दिन कल्पा गाँव घूमता था और रात होने से पहले वापस आ जाता था रिकोंगपियो अपने होटल में। बाद में दूसरे दिन मैं निकल जाता चिटकुल, इंडिया का लास्ट विलेज। तो पूरा दिन मैं चिटकुल गांव घूमता था, उसके बाद रात होने से पहले वापस आ जाता था रिकोंगपियो अपने होटल अभिषेक में। तो इस तरह से मैंने कम से कम पैसों में रिकोंगपियो और उसके आसपास के गांव को एक्सप्लोर और किया और देखा। तो इसके अलावा मैं आपको अभिषेक होटल सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि वहाँ बेड इतने अच्छे नहीं थे। तो वहाँ बहुत सारे आपको होटल मिल जाएंगे। एक तो बस स्टैंड, रिकोंगपियो बस स्टैंड के सामने एक होटल था, आई थिंक भगवती होटल। वहाँ मैंने एक रूम की प्राइस पूछी थी, आई थिंक 700 रुपीज़ थी एक रूम की प्राइस। इसके अलावा आपको 500 रुपये में भी वहाँ होटल मिल जाएंगे और वहाँ आपको रिकोंगपियो और कल्पा दोनों ही गांव में आपको होम स्टे भी मिल जाएंगी। और होम स्टे की प्राइस आई थिंक 500, 1000 या 1500 रुपये में आपको इजीली वहाँ होम स्टे भी मिल जाएंगे। तो अगर आप वहाँ रुकना चाहो तो वहाँ भी रुक सकते हो। रिकोंगपियो से बाद में मैं गया था नाको, और नाको में रुका था सिर्फ एक दिन के लिए और वहाँ पे मैं रुका था कांगरी ढाबा पर। तो वहाँ पर मैंने बेड लिया था और एक बेड एक दिन के लिए मुझे पड़ा था सिर्फ 200 रुपये में। तो आप कांगरी ढाबा पर भी रुक सकते हो। इसके अलावा आपको नाको में बहुत सारे होम स्टे और होटल मिल जाएंगे। 1000 या 2000 की रेंज में आपको इजीली होम स्टे या होटल रूम्स मिल जाएंगे, तो वहाँ आप रुक सकते हो। नाको से नेक्स्ट डे में गया था टाबो, और टाबो में रुका था 2 दिनों के लिए। टाबो मोनेस्ट्री में मैं रुका था डोरमेट्री में। तो टाबो मोनेस्ट्री में मुझे एक बेड एक दिन के लिए पड़ा था सिर्फ 200 रुपये में। और टाबो से बाद में मैं गया था डंकर। तो डंकर मोनेस्ट्री के एक पास में जगह थी, वहाँ पर मैं रुका था सिर्फ एक दिन के लिए डंकर में रुका था। तो वहाँ पर मुझे जो एक दिन की स्टे की जो कॉस्ट आई थी वो आई थी 500 रुपीज़। और इस 500 रुपीज़ में मेरा स्टे की कॉस्ट आ गई, मेरा डिनर आ गया और मेरा ब्रेकफास्ट भी आ गया। तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड थी 500 रुपीज़ में। उसके बाद मैं डंकर से गया था की मोनेस्ट्री, और मोनेस्ट्री के अंदर ही मैं रुका था। और मोनेस्ट्री के अंदर एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल था, बहुत ही अच्छी जगह थी मोनेस्ट्री के अंदर, एक स्पिरिचुअल जगह थी। तो अब मैं आपको जरूर रिकमेंड करूँगा कि मोनेस्ट्री के अंदर आप रुकना, ताकि आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस मिले। तो मोनेस्ट्री के अंदर मुझे एक दिन की जो स्टे की कॉस्ट आई थी वो आई थी 500 रुपीज़। और उसमें मेरी स्टे आ गया, मेरा डिनर आ गया, मेरा ब्रेकफास्ट आ गया और मेरा लंच आ गया। ये सारी चीज़ें उन 500 रुपीज़ में इंक्लूड। उसके बाद मैं रुका था कॉमिक विलेज में, इंडिया का सबसे हाईएस्ट विलेज में। तो वहाँ पर मैं पहली बार रुका था एक होम स्टे में। होम स्टे का कॉन्सेप्ट ये होता है कि वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं, आप उनके साथ उनके घर में रुकते हैं। वो लोग आपको रहने के लिए जगह देते हैं, फूड देते हैं और बदले में आप उनको इस हॉस्पिटैलिटी के लिए पैसे देते हो। तो होम स्टे में रुकने का फायदा ये होता है कि आपको एक लोकल एक्सपीरियंस मिलता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के बारे में जान सकते हो कि वो लोग किस तरह से उस इन्वायरमेंट में रहते हैं, उनका कल्चर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आप जान सकते हो। तो मेरा एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल था, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था होम स्टे में रुकने का। और आपको भी मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप स्पीति जाते हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा होम स्टे में रुकना, क्योंकि वहाँ के लोगों के लिए ज़्यादातर इनकम का सोर्स टूरिज्म है। तो आप अगर वहाँ रुकोगे तो आप उनको एक तरह से इनकम दे रहे हो और फार्मिंग है। तो इन दोनों चीज़ों से ज़्यादा वहाँ के लोग अर्न करते हैं। उसके बाद मैं रिटर्न घर आने के लिए निकल गया था। वैसे मुझे जाना था तो काजा से मनाली
लेकिन वो रूट बंद था। तो इस वजह से वापस मैं रिटर्न आ गया दिल्ली। तो रिटर्न आते वक्त मैं 2 ही जगह पर रुका था। एक तो मैं नाको में रुका था वही कांगड़ी ढाबा पर, और उसके बाद मैं रुका था शिमला में, एक बेड लिया था वहाँ पर। तो वो एक बेड मुझे पड़ा था 300 रुपीज़ का। दिल्ली से स्पीति वैली की ओर जाते हुए जो टोटल मुझे स्टे की कॉस्ट आई थी वो आई थी 3,530 रुपये, और रिटर्न वापस स्पीति वैली से दिल्ली की ओर आते हुए जो मुझे स्टे की टोटल कॉस्ट आई थी वो आई थी 500 रुपये। तो टोटल मेरा स्टे की कॉस्ट होती है 4,030 रुपये। तो जब बात करते हैं कि फूड में टोटल मेरी कितनी कॉस्ट आई, तो फूड में जो मेरे टोटल पैसे लगे वो है सिर्फ 2,833 रुपये। तो क्यों इतने कम पैसे लगे? तो इसका पहला कारण ये है कि जब भी मैं ट्रिप के लिए निकलता हूँ तो घर से कुछ खाने की चीज़ लेकर निकलता हूँ। तो इस ट्रिप पर मैं अपने साथ लेके निकला था थेपला, इसके अलावा 1 kg पीनट और 3 kg में अपने साथ खजूर लेकर निकला था इस ट्रिप पर। दूसरा कारण ये है कि हिमाचल में ज़्यादा मैं सुबह ब्रेकफास्ट में आलू के परोठे खाता था और वो सिर्फ 50 रुपये में आ जाते थे। तो मेरा ब्रेकफास्ट सिर्फ 50 रुपये में हो जाता था और वो आलू का परोठा भी बहुत बड़ा होता था जिससे मेरा पूरा पेट भर जाता था। और दोपहर और रात को ज़्यादातर मैं राजमा चावल खाता था। तो राजमा चावल की हाफ प्लेट सिर्फ 80 रुपये में आ जाती थी और फुल प्लेट अगर मैं लेता था तो सिर्फ 100 या 120 रुपये में आ जाती थी। फुल पेट वो खा सकते हो। और राजमा चावल भी मैं वहाँ पर पहली बार मैंने खाए थे, इससे पहले मैंने कभी राजमा चावल नहीं खाए थे। तो वहाँ मैंने जी भर कर राजमा चावल खाए और उसका टेस्ट मुझे बहुत ही पसंद आया। तो इस वजह से बहुत ही कम पैसे लगे। तीसरा कारण ये है कि मैं वहाँ पर की मोनेस्ट्री में रुका था और कोमिक में होम स्टे में रुका था। तो वहाँ पर मेरा स्टे के साथ फूड भी इंक्लूड था, यानी कि मेरा ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर ये सारी चीज़ें इंक्लूड थी उस स्टे के खर्चे में। तो वहाँ भी मेरे फूड के पैसे बच गए। तो अगर आप भी स्पीति ट्रिप जाते हो तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको मोनेस्ट्री या फिर होम स्टे में रुकना, क्योंकि आप होम स्टे में रुकोगे एक लोकल एक्सपीरियंस तो आपको मिलेगा ही, तो उसके अलावा आपको स्टे के साथ ज़्यादातर फूड भी इंक्लूड होता है। तो वहाँ पर आपके फूड के पैसे बच जाएंगे। तो ये थी मेरी पूरी ट्रिप की कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन, स्टे और फूड। इन के अलावा जो मेरे अदर खर्चे थे वो सिर्फ मेरे 200 रुपये। पूरी ट्रिप मुझे पड़ी है सिर्फ 10,029 रुपीज़ में मैंने पूरी ट्रिप की है। तो अगर आप स्पीति वैली के मेरे सारे व्लॉग्स देखना चाहो, यानी कि सारे जो एपिसोड मैंने बनाए हैं वो अगर आप देखना चाहो तो मैं उन सभी के लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वहाँ से मेरी पूरी ट्रिप देख सकते हो। तो बस अब जल्दी ही मिलते हैं एक न्यू ट्रैवलिंग सीरीज़ में। तब तक ले बाय बाय।